नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस प्यारी सी क्लास में। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के सामने पेश कर रही हैं। हम अपने उन बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप देखते हैं कि एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए हमारी ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डाउटनेट परिवार हमेशा से ही अपने बच्चों की मदद करता आ रहा है और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोजाना सुबह 7 बजे हमारी ये क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ डेली क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सुबह के बज गए हैं 7। अब इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करेंगे और रोजाना हमारी ये क्लास होगी, सुबह 7 बजे होगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। आपके एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा वेटेज होती है। अब आप में से कुछ बच्चे उठेंगे और पूछ सकते हैं कि सर करंट अफेयर्स क्या होते हैं। मेरे दोस्त, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिससे आपका और मेरा और हमारे पूरे भारत का, आप क्या है बच्चों, जीवन या फिर भारत प्रभावित हुआ है, उनके बारे में हम लोग अपने इन टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम लोग आप सभी के साथ क्या करते चलेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और हमारे ये जो सवाल होने वाले हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर आप सभी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। चलिए, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे पूरे तौर पर तैयार हैं और इस अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह आप सभी बच्चे एक फ्रेश माइंड के साथ हमारी इस क्लास को करने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 आप सभी के सामने जैसे लिख दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे भारत के संदर्भ में वैश्विक पटल पर हुई हैं, दुनिया के लेवल पर हुई हैं और हमारे भारत के अंदर कुछ बड़ी बदलाव हुए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे और ये सवाल आपके पेपर के अंदर आप देखते हैं कि पूछे जाते रहे। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से। इस पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। बहुत अच्छी हमारी ये क्लास होगी। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करें और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आप सभी बच्चे अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दें। आप एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या, आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अपनी इस क्लास के लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि अभी भी अगर कोई आपका साथी या फिर दोस्त नहीं आया हो तो वो हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के साथ शेयर करेंगे और शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास की पूरी कहानी को देखेंगे। चलिए जी, सबसे पहला सवाल यहां पर आपके सामने रखा गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आपके संदर्भ में बनता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और उसी के साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर एक ओलंपियाड को किया गया और यह ओलंपियाड मुख्य तौर पर संबंधित था किससे दोस्तों, योगा से संबंधित। और आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल योगा डे अभी गया है 21 जून को। तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर इसी जून के महीने में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, नेशनल लेवल पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड आयोजित किया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली के अंदर ये जो ओलंपियाड किया गया जिसके अंदर अलग अलग सवाल पूछे गए योगा से संबंधित, योगा के अलग अलग आसनों से संबंधित, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया। चलिए देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, अगर आप इनको पहचानते होंगे तो आप आंसर दे देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, है ना। भारत के आप कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था बच्चों। आप देखते हैं कि नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड साल 2022 की जो प्रतियोगिता थी उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है जी, एचआरडी मिनिस्टर आप देख पा रहे हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। बढ़ते हैं आगे, एक और तड़कता भड़कता और जोशीला सवाल आपके सामने रखेंगे। सवालों की जो लैंग्वेज होगी वो डिफिकल्ट भी होगी और आसान भी होगी और हर एक सवाल को बहुत ही आसानी के साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आ रहा है मजा साथियों। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे आपके सामने। अब अगला सवाल रखते हैं, सेकंड क्वेश्चन रखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत और उसी के साथ साथ दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप से नामांकित किया गया। देखिए, दुनिया के अंदर क्या होता है, आप देखते हैं कि हर साल सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा कौन है इसको लेकर रैंक तैयार की जाती है या फिर इसकी सूची निकाली जाती है। इस साल आप देखते हैं कि साल 2022 की भी रैंकिंग निकाली गई और आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा और आप बहुत ज्यादा खुश भी होंगे कि हमारे देश भारत से आप देखते हैं कि एक हवाई अड्डा है वो बेस्ट चुना गया है। भारत का ही नहीं है दोस्तों ये, इसी के साथ साथ ये दक्षिण एशिया का, साउथ
साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना गया है। आपके सामने यहां पर अलग अलग ऑप्शंस रख दिए गए हैं। पूछा जा रहा है क्या ये बीजिंग का है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, इंचियोन हवाई अड्डा है, हांगकांग हवाई अड्डा है, या फिर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्यारे भारत से है और इस हवाई अड्डे का नाम है दोस्तों केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये उसका चित्र मैंने आपके सामने रख दिया है, देखिए कितना खूबसूरत है और कितना बेहतरीन है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा भारत का ही नहीं, आप देखते हैं कि दक्षिण एशिया का क्या किया गया है बच्चों, सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड या फिर इसको कहा गया है कि इसको इसका दर्जा मिला है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा कहां पड़ता है बच्चों, कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है, बेंगलोर के पास है ना। कर्नाटक राज्य के अंदर आप देखते हैं कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है, जो भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने रखते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों को लेकर है ना एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या होगा, माइनर अकाउंट की जरूरत होती है। जब आप 18 साल से बड़े हो जाते हैं ना तो आपको मेजर अकाउंट मिलता है, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को खरीद सकते हैं, अपने खाते के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर बड़ी रकम या फिर बड़े अमाउंट को डाल सकते हैं। एक यहां पर आप देखते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है, वो क्या करती है दोस्तों, उसका वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है बच्चों, क्या किया है, मुख्य तौर पर जो बच्चे हैं ना उनके लिए एक स्पेशल प्रकार का अकाउंट खोला है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इक्विटोस इस स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका नाम है। इसने हाल फिलहाल में रिसेंटली एक ऐसे बैंक को शुरू किया है, एक ऐसे बैंक अकाउंट को शुरू किया है जिसके अंदर जो माइनर हैं, जो 18 साल से छोटे हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है ना, उस अकाउंट का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल फिलहाल में खोला गया एक टॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बच्चों के लिए जो विशेष बचत खाता है उसका नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 5 ऑप्शंस रख दिए गए हैं, माई लाइफ, किड जोन, मेरी बचत, पहला कदम या फिर एंजॉय। बहुत अच्छा सवाल है अगर आप इसको देखें भैया। बच्चों के लिए आप देखते हैं कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रुप ने क्या किया है दोस्तों, स्पेशल अकाउंट खोला है छोटे बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और अपने थोड़ी बहुत जो पॉकेट मनी होती है उसको सेव कर सकते हैं। तो उस अकाउंट का नाम क्या रखा गया है इनके द्वारा, वही आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही नाम है, इसका असली नाम है एंजॉय। क्या नाम रखा गया है बच्चों, इसका नाम रखा गया है एंजॉय, है ना। एंजॉय से ही इन्होंने एंजॉय कर दिया है, तो इसका नाम है एंजॉय। अब तक हमने 3 सवालों को किया है और बहुत अच्छे तरीके से हम हर एक सवाल की गहराई को आप सभी के सामने रख रहे हैं और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से हर एक सवाल को समझ भी रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने अगला सवाल रखते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर कतार ब्रेड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल बॉन्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत से बाहर आने वाली सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी है ना। हमारे देश के अंदर या फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में एक संस्था है ना, एक संस्था है जिसका नाम है कतार ब्रेड्स। इसने साल 2022 की एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के अंदर भारत की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है या फिर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो आपसे पूछा गया। तो आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि कतार ब्रेड्स साल 2022 के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल क्या है बच्चों, जो ब्रांड है, जो भारत में ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैला हुआ है ये भारत की कंपनी। इसका नाम है टीसीएस। क्या है बच्चों, टीसीएस। तो कतार ब्रेड जो है वो दुनिया की हर एक कंपनी की रैंकिंग तैयार करती है और भारत की जो सबसे बेहतरीन कंपनी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, लोग इसके सामान को और इसकी सर्विसेज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसका नाम है टीसीएस। क्या नाम है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसे कहा जाता है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कतार ब्रेड साल 2022 की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में भारत की तरफ से क्या है बच्चों, 46वें रैंक प्राप्त की है। तो दुनिया में तो ये कंपनी 46वें नंबर पर है, भारत की पहले नंबर पर है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये लोग सर्विसेज देते हैं कंसल्टेंसी से रिलेटेड, या आपको आपकी राय देते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। टाटा की ये कंपनी है, टीसीएस इसे कहा जाता है। तो साल 2022 का मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल बॉन्ड्स रिपोर्ट के अनुसार ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है और विश्व में 46वें नंबर पर। और इसके बाद आप देखते हैं कि एचडीएफसी है भारत की, फिर है इन्फोसिस और फिर है एलआईसी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अभी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस भुगतान बैंक ने अपने ऐप पर गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है ना। ये आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ना।
नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है दोस्तों, इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भारतीय संविधान, एक पुस्तक लिखी गई है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भारतीय संविधान अनकही कहानियां, एक पुस्तक हाल फिलहाल में लिखी गई है जो आपको दिख रही है। इस पुस्तक का नाम है अनकही कहानियां भारतीय संविधान। ये इनमें से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है दोस्तों भारतीय संविधान। लिखने वाले लेखक का चित्र हमने आपके सामने रख दिया है। भारत के संविधान के बनने की जो अनकही कहानियां हैं, जिन लोगों ने इनको बनाया हमारे संविधान को, उनकी अनकही कहानियां हैं। और इस कहानी को, इस पुस्तक को लिखने वाले जो हमारे राइटर रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानियां, इसको लिखा है। ठीक है, तो पेपर में सवाल बन सकता है भारतीय संविधान अनकही कहानियां किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए राम बहादुर राय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे, आपके सामने एक और अच्छा सा सवाल रखते हैं दोस्तों, हो जाइए तैयार। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दूसरे वर्ष चलने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा निर्मित किया गया? जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, आपने पीछे वाले क्वेश्चन को देखा, तो उसके अंदर हमने भारत का और उसी के साथ साथ दक्षिण एशिया का सबसे बेहतरीन जो हवाई अड्डा था उसके बारे में डिस्कशन किया। यहां पर हमारे आज इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साल 2022 का हवाई अड्डा किसे चुना गया? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना। भारत का कौन सा है और दक्षिण एशिया का कौन सा है वो तो हमने देख लिया। अब यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बढ़िया हवाई अड्डा कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट्स में जल्दी से सही ऑप्शन को लिखना है। क्या लगता है दोस्तों आपको, आपके हिसाब से सबसे सही ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा? इस्तांबुल हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैनोडा हवाई अड्डा या फिर किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि साल 2022 का सबसे बेहतरीन, आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, जो एयरपोर्ट का अवार्ड है वो मिला है कतर के एयरपोर्ट को, है ना। और इस एयरपोर्ट का नाम है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2022। साल 2022 का सबसे बेहतरीन क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड है वो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। ये कतर में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आपके सामने एक और सवाल रखते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो जानते ही होंगे इनको, भारत के एक यूथ आइकन बन गए हैं। ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता था। भैया भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्या है सम्मानित व्यक्ति हैं। नाम है जिनका नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा ने क्या किया बच्चों, हाल ही में फिनलैंड के अंदर क्या हुई, कंपटीशन में भाग लिया। और इस कंपटीशन के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों, भाला फेंका। और भाला फेंकते हुए इन्होंने क्या किया, यहां पर गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर लिया। आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब हमारे देखते नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका तो वो कितनी दूरी तक गया? एक अच्छा सवाल है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब उन्होंने भाला फेंका तो उस भाले की दूरी कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 87.69, 85.69 मीटर, 84.69 मीटर, 83.69 मीटर या फिर 86.69 मीटर। जब नीरज चोपड़ा जी ने फिनलैंड के अंदर प्रतियोगिता में हाल ही में जो हुई, जिसके अंदर भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, यहां पर भी पहले रैंक पर आए। तो इसका सही आंसर है, आप देख पा रहे हैं कि हमारे नीरज चोपड़ा जी पहले नंबर पर आए हैं, है ना। आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट रैंक है इनकी, नाम नीरज चोपड़ा जी, भारत से संबंधित है। और इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो रहा है 86.69 मीटर, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 86.69 मीटर नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया है दोस्तों, रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत दूर तक ये भाला फेंका और ये पहले नंबर पर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप याद रखिएगा, आपके पेपर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं दोस्तों। सवाल है ये, आपसे पूछा जा रहा है कि जापान ने जून 2022 में पहली बार मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब ये जो नाटो है इसके वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए नाटो क्या है, इसको हिंदी में हम लोग नाटो कहते हैं, इंग्लिश में इसको नाटो कहते हैं। नाटो एक प्रकार की संस्था है, ये एक सैन्य ग्रुप है। या आप देखते हैं कि इस ग्रुप को बनाया था अमेरिका ने। अमेरिका ने इस ग्रुप को बनाया था ताकि जो रशिया है, जो रूस है, जिसे पहले हम सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर कहा करते थे, इसकी शक्तियों को कम करने के लिए अमेरिका ने अपने साथी दोस्तों के साथ एक ग्रुप को बनाया जिसे नाटो कहा जाता है और उसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नाटो है इसकी अभी अभी जापान के अंदर मीटिंग हुई है। आपसे ये पूछा जा रहा है, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि साल 2022 की साल 2022 की नाटो की मीटिंग कहां हुई, तो वो जापान में हुई, ये पता कर लिया आपने।
ये पूछा जा रहा है आपसे, सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों, कि नेटो के महासचिव कौन है ना? वर्तमान समय में नेटो के हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने इनका चित्र रखते हैं और आप सभी को इनको संभाल कर रखना है बच्चों, इनके नाम को याद रखना है। एक अच्छा सवाल है कि नेटो के वर्तमान के क्या है बच्चों, आपको दिखता है कि महासचिव कौन है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इनका नाम है जेन्स स्टोलबर्ग। ठीक है बच्चों, जेन्स स्टोलबर्ग इज द पर्सन जो आज के समय में प्रेजेंट तौर पर क्या है, सेक्रेटरी जनरल है नेटो के। ठीक है, एक अच्छा सवाल और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपके सामने आंसर भी प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और यहां पर एक और अच्छा सवाल आपके सामने रख देते हैं। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं तो नेटो के जो आपको दिखते हैं कि वर्तमान समय में महासचिव हैं, उनका नाम है जेन्स स्टोलबर्ग। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों, ये भी एक अच्छा सवाल है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में नहीं आने देंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है कि भारतीय प्रेस परिषद है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर जो हमारे जितने भी अखबार होते हैं या फिर आप देखते हैं जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, उस पर क्या रखता है, कहीं ना कहीं नज़र रखता है, उनको आगे बढ़ने में, खबरों को पहुँचाने में मदद करता है। तो ये जो हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आप देखते हैं कि इसकी नई चीफ नियुक्त किए गए हैं, है ना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन है। ऑप्शन है रंजना प्रकाश, रंजन गोगोई, पी.एन. वासुदेवन, स्वरूप कुमार शाह या फिर अमनदीप सिंह गिल। यहां पर आपका सही नाम है दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। ये एक जज हैं, है ना। रंजना प्रकाश देसाई एक जज हैं जिन्हें हाल फिलहाल में क्या किया गया है, आप देखते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य तौर पर क्या किया गया है, जो इसकी चीफ होती हैं, उस चीफ के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। तो रंजना प्रसाद देसाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। रंजना प्रसाद देसाई ये एक जस्टिस हैं, एक वकील, एक जज हैं, और इनको आप देखते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि NPCI इंटरनेशनल ने यूपीआई और रुपए कार्ड की स्वीकृति के लिए किस देश के साथ क्या किया है बच्चों, समझौता किया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, हमारे देश के अंदर जब हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, दो तरीके होते हैं। एक होता है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया यूपीआई, और उसी के साथ हमारे पास ऑप्शन होता है रुपए। हम अपने देश के अंदर जब कोई पेमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो या तो हम यूपीआई की मदद लेते हैं या फिर रुपए के जरिए हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। अब भारत का ये जो यूपीआई और रुपए मॉडल है, ये दुनिया के एक बड़े देश ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। कितने सम्मान की बात है। भारत का ये जो यूपीआई और ये जो रुपए मॉडल है पेमेंट करने का, इसे एक देश है जिसे कहा जाता है फ्रांस, और फ्रांस की एक कंपनी है लायरा नेटवर्क, है ना। तो फ्रांस की लायरा नेटवर्क क्या करेगी भैया, फ्रांस के अंदर भारत का जो यूपीआई है और रुपए है उसको लॉन्च करने जा रही है। तो जो भारत की टेक्नोलॉजी है हमारी यूपीआई वाली और उसी के साथ रुपए वाली, इसको आप देखते हैं कि जो आपका फ्रांस है ये अपने देश पर शुरू करेगा। तो फ्रांस में लायरा नेटवर्क के जरिए आप लोग देखते हैं कि भारत का यूपीआई और रुपए कार्ड को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ये साइन हुआ है दोस्तों। आने वाले समय में आप देखते हैं कि यूपीआई और रुपए का प्रयोग फ्रांस के अंदर भी किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही अच्छा ये आपके सामने आंसर रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। एक और अच्छा सवाल आपके सामने रखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात पौधा कहां से प्राप्त हुआ है। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि समुद्र की गहराई में, समुद्र के तल में मनुष्यों ने रिसर्च की, तो हमें क्या मिला दोस्तों, हमें एक ऐसा पौधा मिला जो लंबा है भैया, बहुत लंबा। आप जहां तक देखें वहां तक आपको क्या दिखता है कि इस पौधे की संरचना दिखती है, और ये एक ही पौधा, ये सबसे क्या है बच्चों, सबसे बड़ा पौधा, अब तक का पृथ्वी का सबसे बड़ा पौधा इसे कहा जा रहा है। ये कहां से प्राप्त हुआ है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि Where was the largest known plant of Earth recently discovered? ये आपका सवाल है। ऑप्शंस हैं आपके रूस के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, उत्तरी अमेरिका के तट पर, जापान के तट पर या फिर दक्षिणी अमेरिका के तट पर। तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो तट है, ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री किनारा है, वहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वहां पर हमें पृथ्वी का सबसे बड़ा जो ज्ञात प्लेनेट, सबसे बड़ा जो हमारा ज्ञात पौधा है, ये हमें मिला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जो एक देश भी कहलाता है और उसी के साथ साथ एक महाद्वीप भी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आपके सामने एक अगला सवाल रखा जा रहा है। आप सभी को पता है कि दुनिया के अंदर ना टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब लोग पेट्रोल और डीजल को भूल रहे हैं और क्या कर रहे हैं दोस्तों,
ईवी की तरफ जा रहे हैं। ई का मतलब क्या होता है, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी कि वो व्हीकल जो चार्जिंग के जरिए, बिजली के जरिए चलते हैं, है ना। अब देखिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया है बच्चों, एक कंपनी है जिसने जियो बीपी के साथ, है ना, जियो बीपी क्या है बच्चों, हम आपको दिखाते हैं। एक कंपनी है जिसने जियो बीपी के साथ साझेदारी करी है कि भैया हमारी जितनी भी गाड़ियां होंगी ना, हमारी जितनी भी गाड़ियां होंगी वो हम क्या करेंगे, वो हम जियो बीपी से ही क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो जोमेटो एक कंपनी है, आप सभी को पता है साथियों, जोमेटो एक कंपनी है जो खाना डिलीवर करती है ना। और आज के समय में तो इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल होता है। इनका ये लक्ष्य है कि साल 2030 में जितनी भी गाड़ियां इनकी भारत के अंदर चलेंगी जोमेटो की, वो पूरे तौर पर कैसे होंगी दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जो चार्ज करेंगे वो ये जियो बीपी के साथ करने वाले हैं, है ना। जियो भारत पेट्रोलियम के साथ आप देखते हैं कि ये चार्ज करने वाले हैं। तो अभी अभी क्या हुआ है, आप देखते हैं कि जोमेटो ने जियो बीपी के साथ कॉल कर ली है और क्या किया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पार्टनर हो गए। और आने वाले समय में साल 2030 तक इनका लक्ष्य है कि जितनी भी गाड़ियां ये भारत के अंदर चलाएंगे वो ईवी वाली होंगी। ईवी का मतलब क्या है दोस्तों, ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। एक अच्छा सवाल और उसका उतना ही अच्छा आंसर। एक और अच्छा सवाल आपके सामने रखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हमजा अब्दी बर्रे हाल फिलहाल में एक देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, है ना। हमजा अब्दी बर्रे हाल फिलहाल में क्या किए गए हैं बच्चों, एक देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। ये हैं हमजा अब्दी बर्रे। आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन से देश से हैं, तो आपको दिखता है दोस्तों अफ्रीका के अंदर ये पड़ने वाला देश है। और यहां से दुनिया के सबसे ज्यादा पायरेट्स या फिर समुद्री लुटेरे या फिर समुद्री डाकू आते हैं। इस देश का नाम है सोमालिया। सोमालिया के अंदर आप देखते हैं कि एक नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ है और इस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है हमजा अब्दी बर्रे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि जब साल 2020 में आप लोग देखते हैं कि कोविड-19 भारत के अंदर आ गया था और भारत के अंदर जब कोविड-19 आया तो बहुत से बच्चों की पढ़ाई छूटी, बहुत से बच्चों का आप देखते हैं कि उनका पढ़ाई का जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। अब इसी साल 2022 में एक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर एक स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम के तहत ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे उस राज्य के अंदर थे और जिनकी पढ़ाई कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई थी, उनकी मदद करने के लिए इस राज्य ने एक स्कीम को लॉन्च किया है ना। तो आप देखते हैं कि कोविड-19 की महामारी आ जाने की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई थी, जो अपनी पढ़ाई को खो बैठे थे, जो पढ़ाई छोड़ बैठे थे, उनको दोबारा से ज्वाइन कराने के लिए स्कूल में एक राज्य है उसने क्या योजना शुरू की है, एनम एजूथम योजना। ठीक है दोस्तों, एनम एजूथम योजना इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जिसके जरिए कोविड-19 के आ जाने से उस राज्य में जो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी थी उनको दोबारा शुरू कराया जा सके। तो आप देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर क्या किया गया है बच्चों, इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का नाम है, आप सभी को याद रखना है, एनुम, है ना, एजूथम योजना या फिर स्कीम। और इसके तहत आप देख पा रहे हैं कि जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको दोबारा से कोविड-19 की वजह से जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी दोबारा स्कूल में जोड़ने की कोशिश उनको की जा रही है। और आप देखते हैं यहां पर आपको दिख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। ठीक है, ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अच्छा सवाल रख देते हैं। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा सवाल एक और ये भी है, हवाई अड्डे से ही संबंधित है दोस्तों। और ये जो सवाल है ये बहुत रोचक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड ट्राइबन और सोलर पीवी हाइब्रिड वाला लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सवाल क्या है, चलो उसको फोटो के जरिए समझते हैं, है ना। अब आप देखते हैं तेज हवा आ रही होती है, तेज हवा आती है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर क्या कर दिया गया है भैया, तेज हवा आ रही है तो हमने उसके लिए क्या कर दिया बच्चों, हमने उसके लिए हवाओं के जरिए, इस हवा के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी क्या है बच्चों टरबाइन आपको दिख रही है ये घूमेगी और इस टरबाइन के घूमने से हम बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उसी के साथ सोलर ऊर्जा तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हो ही रही है। भारत का ये पहला हवाई अड्डा बना है जहां पर आप लोग देखते हैं बच्चों ये वो हवाई अड्डा है जहां पर हम हवा के जरिए क्या कर सकते हैं, बिजली को बना पा रहे हैं, है ना।
तो इस हवाई अड्डे का नाम है बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बंबई के अंदर आपको दिखता है। तो मुंबई का ये जो एयरपोर्ट है, यहां पर आप देखते हैं कि हवा के जरिए और उसी के साथ सोलर एनर्जी के जरिए बिजली को बनाया जा रहा है, और ये एक प्रकार का भारत का सबसे पहला, है ना बच्चों, एक प्रकार का सबसे पहला हवाई अड्डा है। तो इसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, आपका छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, तो एयर के जरिए ये विंड, ये आपकी टरबाइन घूमेगी, इससे बिजली बनेगी, और ये आप देखते हैं कि इसमें कोई प्रकार का ज्यादा कोई खर्चा नहीं है और बिना कुछ करे हम लोग बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं। ये छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर हो रहा है। अगला सवाल है कि जब आप सभी को पता है कि मनुष्य जो है, ह्यूमंस जो हैं, वो गंदगी करते हैं, है ना, और मनुष्य की जो गंद होती है, हमारे जो घर का कूड़ा कचरा होता है, वो जाता है गटर में। और भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे गटर को साफ करने वाले हमारे भाई होते हैं, वो गटर के अंदर जाते हैं और बहुत गंदे माहौल में रहते हुए, उस भयंकर जहरीले माहौल में रहते हुए गटर की सफाई करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर आप क्या देखते हैं, एक मशीन बनाई गई है। हमारे आईआईटी मद्रास के बच्चों ने, आईआईटी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है बच्चों कि एक मशीन को बनाया है। इस मशीन के जरिए क्या कर दिया जाता है कि ये गटर है, गटर के अंदर इस मशीन का क्या है बच्चों, ये जो हुक है ये डाल दिया जाता है, और ये हुक अंदर जाके फिर सारी सफाई कर देता है, सारी गंदगी को बाहर ले आता है। तो बिना किसी ह्यूमन हस्तक्षेप के, किसी इंसान को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस मशीन को ऑन कर दो, इस मशीन का हुक अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर सारी गंदगी को साफ कर देगा। आप देखते हैं कि बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, ये जो हमारा सेप्टिक टैंक, ये जो हमारे गटर है, इनको साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास के बच्चों ने वहां पर क्या किया, एक रोबोट को बनाया। एक प्रकार का रोबोट है दोस्तों, आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। इस रोबोट का नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के बच्चों के द्वारा जो ये रोबोट तैयार किया गया है, इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है होमोसिप। क्या है बच्चों? होमोसिप। होमो SEP भी आप इसे कह सकते हैं, है ना, होमो SEP आप इसे कह सकते हैं। तो होमो SEP ये वो ऐसा रोबोट है जो आईआईटी मद्रास के बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत ने हाल फिलहाल में ही क्या किया है बच्चों? आप देखते हैं कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि भैया जो किसी वाहन से छोड़ी जाती है ना। भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड को अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पृथ्वी सेकंड की मारक क्षमता, यानी कि कितनी दूरी तक अटैक कर सकती है, कितनी दूरी तक के एरिया को कवर कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा पृथ्वी सेकंड जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो मशीन जो किसी वाहन पर, जो किसी हमारे क्या होते हैं बच्चों, आपको दिखता है कि किसी वाहन पर लॉन्च की जाती है, किसी वाहन से लॉन्च की जाती है, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया। ये कितनी दूरी तक अटैक कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 350 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि ये 300 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। पृथ्वी सेकंड हाल फिलहाल में लॉन्च की गई भारत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 350 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है क्षेत्र को। अब एक और सवाल है कि महिलाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक कंपनी ने क्या किया है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, कि दुनिया के अंदर ना महिलाओं को ज्यादा काम के अवसर मिले, महिलाएं ज्यादा प्रोफेशनल काम करें, प्राइवेट नौकरियों के अंदर महिलाओं को आने के ज्यादा अवसर मिले। इस कंपनी ने क्या किया है बच्चों, यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड नेशंस को पैसा दिया है बहुत बड़ा, और आपको देख पा रहा है बच्चों लगभग 3.8 करोड़ डॉलर का इन्होंने निवेश किया है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंपनी है, आप उसका नाम देख पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रस्टेड क्या है, नौकरी ढूंढने की ये ऑर्गेनाइजेशन है, लिंक्डइन इसे कहा जाता है। तो लिंक्डइन ने आपको दिखता है कि लगभग बहुत बड़ा अमाउंट 3.8 करोड़ डॉलर रुपए आपको दिख रहा है कि यूनाइटेड नेशंस को दिए हैं, ताकि जो वुमेन है उनको आगे फ्यूचर में काम मिल सके, वुमेन ओरिएंटेड काम खुल सके। तो इसका नाम है दोस्तों लिंक्डइन। लिंक्डइन के द्वारा इतनी बड़ी रकम को शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत सरकार की ओर से भारत गौरव योजना के तहत भारत सरकार ने क्या किया, भारत के सम्मान में एक योजना शुरू की है जिसे भारत गौरव योजना कहा जा रहा है। और इसके तहत ये किया गया है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, क्या है दोस्तों, पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन होगी जो आपको दिखता है कि लगभग क्या करेगी, एक सप्ताह में एक महीने में 3 चक्कर लगाएगी, है ना, एक महीने में ये 3 चक्कर लगाएगी। और ये आपको दिखता है कि इसने अभी अभी क्या किया है बच्चों, लास्ट हफ्ते ही इसकी पहली ट्रिप हुई और 1500 लोगों ने इसके अंदर क्या किया है, ट्रैवल किया है।
आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत गौरव योजना के तहत भारत की सबसे पहली जो प्राइवेट ट्रेन है वो कहां से कहां जा रही है। ये शिरडी पहुंच रही है, लेकिन कहां से जा रही है, ये कोयंबटूर से शिरडी जा रही है। तो शिरडी से कोयंबटूर जाएगी, ये हर महीने जाएगी, हर महीने में 3 बार जाएगी, और ये पूरे तौर पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, और इसके अंदर वो जो प्राइवेट कंपनी होगी वो इसका रखरखाव रखेगी, और इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी भी वो प्राइवेट संस्था ही देगी। तो भारत की पहली जो निजी ट्रेन है वो आपको दिखता है कि वो कोयंबटूर से शिरडी जा रही है, महीने में 3 बार चलेगी, 1500 यात्री होंगे इसके अंदर। चलिए जी, और ये भारत गौरव योजना के तहत शुरू की गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपर लूप को विकसित करने के लिए भारत रेलवे के साथ करार किया है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया गया है दोस्तों, भारत के अंदर हाइपर लूप का मतलब क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ एक ऐसी ट्रेन जो आपको कैसे दिखती है बच्चों, जो बहुत स्पीड के साथ आपको चलती हुई दिखती है। तो भारत रेलवे आने वाले समय में हाइपर लूप ट्रेनों को तैयार कर रहा है, और किसकी मदद से तैयार करेगा, एक आईआईटी है। भारत की कौन सी आईआईटी, आईआईटी मद्रास क्या कर रही है बच्चों, भारत सरकार के साथ करार कर चुकी है कि वो भारत के साथ क्या करेगी, देश के अंदर ही हाइपर लूप ट्रेनों को तैयार करने वाली है। कुछ इस प्रकार की वो आपकी हाइपर लूप होगी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में आप देखें कि एक छोटी बच्ची है दोस्तों, छोटी बच्ची एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची है वो, है ना। आप देख पा रहे हैं छोटी बच्ची है भारत की, और ये छोटी बच्ची एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची है। 8 साल की है ये बच्ची। इसका नाम क्या है, कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची है, और वो भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है ना। 8 साल की है ये बच्ची, है ना, और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम है रिदम, है ना। रिदम क्या है दोस्तों, रिदम इस बच्ची का नाम है, रिदम मनानिया। तो रिदम मनानिया आपको दिखता है कि ये भारत की सबसे छोटी आयु की क्या बन गई है, माउंटेनियर पर्वतारोही बन गई है, जो हिमालय के बेस कैंप तक पहुंची है, जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई होती है 5364 किलोमीटर। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भारतीय जीएम ने विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन पर अपनी दूसरी जीत हासिल की। जीएम का मतलब क्या होता है, ग्रैंड मास्टर। भारत के एक बहुत ही प्रतिभावान ग्रैंड मास्टर हैं, है ना, बहुत बढ़िया है भैया। ये है दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी शतरंज के, और इनको साल 2022 में 2 बार मैच हुआ, इनके साथ साल में 2 बार मैच हुआ साल 2022 में। दोनों बार दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को हमारे इस प्यारे से ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया। इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, और इनका नाम है प्रज्ञानंदा, है ना बच्चों। तो प्रज्ञानंदा भारत के एक ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने लगातार साल 2022 में 2 बार मैच हुआ इनको, दोनों बार प्रज्ञानंदा जीते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैग्सन कार्लसन, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको हरा दिया। ये ऐसा है, ये अपने शतरंज के सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इनको हमारे प्रज्ञानंदा ने हराया, दोनों बार हरा दिया दोस्तों। पहली बार हराया था फरवरी में, और अभी हरा दिया कब बच्चों, जून में। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने 100 कॉलम 100 रॉकेट्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो विक्रम 1 के तीसरे चरण इंजन को शुरू करेगा। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि एक हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसने क्या किया बच्चों, कलाम 100 रॉकेट, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसको शुरू किया गया है। इसको कहा जा रहा है कलाम 100 रॉकेट को लॉन्च किया गया है ना। और जो विक्रम 1 रॉकेट को क्या करेगा, तीसरी स्टेज पर लेकर जाएगा। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो कलाम 100 रॉकेट, और उसी के साथ साथ विक्रम 1 रॉकेट को तैयार करने वाली जो कंपनी है जिसने दोनों रॉकेट्स को तैयार किया, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। और उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। भारत की ये कंपनी है, और इसी ने मुख्य तौर पर कलाम 100 रॉकेट को और विक्रम रॉकेट के तीसरे चरण को पूरी मदद की है। तो भारत की ये कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस कलाम 100 रॉकेट और विक्रम 1 रॉकेट को तैयार कर चुकी है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो नेशनल ज्योग्राफी के क्या है बच्चों, वैज्ञानिक हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने मौसम का पता करने के लिए मौसम स्टेशन को स्थापित किया है, और वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने दुनिया का सबसे ऊंचा क्या किया है, मौसम स्टेशन को स्थापित कर दिया है।
अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में अभी आप देखते हैं कि महिला विश्व चैंपियनशिप हुई, बॉक्सिंग की महिला विश्व चैंपियनशिप हुई। तो महिला विश्व चैंपियनशिप जो अभी अभी हाल फिलहाल में हुई है, उसमें आप देखते हैं कि भारतीय महिला कौन है जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, पहला पायदान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है निखत जरीन, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आर्लन या फिर लेखी केसी। अधिकतर बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होंगे। इस महिला का नाम क्या है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनका नाम है निखत जरीन। तो निखत जरीन भारत की आपको दिखता है कि साल 2022 की मुख्य तौर पर क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग को प्राप्त करने वाली रही है। मैरी कॉम जी नहीं है, निखत जरीन है। निखत जरीन, आपके सामने निखत जरीन का चित्र भी रख दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये तो हमारी आज की क्लास रही जिसके अंदर हमने आप सभी के साथ करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन सवालों को रखा और हम उम्मीद करते हैं कि सुबह सुबह की ये जो हमारी क्लास हो रही है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रही है। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो आप लोगों से कब होगी दोस्तों, वो कल होगी और हमारी कल की क्लास के अंदर आप सभी बच्चों के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को रखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के साथ ये जो हमारी क्लास हुई है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन हुई है बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी इस क्लास को लाइक करें, हमारी इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। हमारी ये क्लास रोज़ाना होगी और कल हमारी ये क्लास डाउटनेट डिफेंस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर 7 बजे, सुबह 7 बजे होगी दोस्तों। और उसके साथ साथ हमारी जो डाउटनेट की एप्लीकेशन है उस पर भी हमारी ये क्लास होगी। तो मुलाकात करेंगे सुबह सुबह 7 बजे। तैयार हो जाइएगा, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, जो चीज़ें आपको बताएं उसको नोट डाउन करते रहिएगा। कल भी होंगे कुछ ज़बरदस्त सवाल और उनकी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।